जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी एक रूइन में आ चुका था और उसे बाद में पता चला था कि ये रूइन एंशिएंट गॉड ऑफ जजमेंट का टेंपल ऑफ फेथ है। दूसरी तरफ एमसी की बहन की वजह से वांगमिंग की टीम को बहुत सारा लॉसेस झेलने पड़े थे, पर लिटिल ब्लैक ने बोला था कि अब वो बहुत ताकतवर हो गई तो सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। इस तरफ रूइन में एमसी के पास आई ऑफ जजमेंट को वहां के मॉन्स्टर्स ने नोटिस कर लिया था और चूंकि ये गॉड ऑफ जजमेंट का ही टेंपल था तो सारे मॉन्स्टर्स एमसी पे हमला करने की बजाय उसी की पूजा करने लगते हैं। इसकी हेल्प से एमसी आसानी से इस रूइन को क्लियर कर देता है और उसे बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। पर लास्ट में आते आते एमसी ने कुछ हिडन आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे उसके पीछे एक अजीब सा पिलर सा उठने लग जाता है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले सोनू गोकू, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। ऐसी सपोर्ट्स बरकरार रखो, भले ही छोटे मोटे सपोर्ट क्यों ना हो, पर ये भी देख के अच्छा लगता है। पर हाँ, अगर अगली बार कोई सुपर चैट भेजो तो अच्छा सा कमेंट देख सकते हो तुम। ये क्या रेगुलर सा कमेंट, हर बंदा यही कमेंट करता है, नेक्स्ट पार्ट। चलो फिर भी थैंक्स। चलो अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर एमसी इस मैकेनिज्म को देखते हुए कहता है ये एक हिडन मैकेनिज्म है। फिर शैडो एक छलांग लगा के सीधे इसी पिलर के पास में आके खड़ा हो जाता है, जिससे इस पिलर के ऊपर से क्रीक की आवाज आती है और ये मैकेनिज्म फिर से एक्टिवेट हो जाता है और हमें दिखाते हैं ये पूरी तरीके से नीचे ही से धंसने लग जाता है। और एमसी ये देख के कहता है क्या ये क्या कोई लिफ्ट है। जैसे ही शैडो थोड़ा नीचे आता है, ऊपर की सीलिंग अपने आप ही क्लोज हो जाती है, पर एमसी इस पे बिल्कुल भी चिंता नहीं करता और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। एमसी इस पत्थर की लिफ्ट से धीरे धीरे करके बहुत ही सदियों के बाद नीचे आ ही गया। जो देख के अपना एमसी कहता है फाइनली ये रुक ही गई। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं 300 से 400 मीटर गहराई में आ चुका हूँ। अभी एमसी को नहीं पता था कि यहाँ पर चल क्या रहा है और ये किस जगह पे मुझे लेके जा रहा है, पर वो जब सामने देखता है वो कहता है ये तो हमें दिखाते हैं सामने ही इस पुरानी सी लिफ्ट का दरवाजा उसके सामने खुलता है। तो वो देखता है ये तो किसी तरह की भूल भुलैया है, एक टेम्पल के नीचे एक भूल भुलैया। एमसी सामने खुले दरवाजे की तरफ देखते हुए बताता है कि यहाँ रूइन के अंदर एक सर्टेन चांसेस होते हैं कि जैसे ही तुम रूइन को कंप्लीट करोगे हिडन मेज का डोर ओपन हो सकता है। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने भी ऐसी कई सारी मेजेस को एक्सप्लोर किया था। इस तरह की मेजेस में अनगिनत ट्रैप्स बने हुए होते हैं, पर जब तक तुम्हारे पास कुछ लोग तुम्हारे लिए कैनन फॉडर की तरह एक्ट करने के लिए हो तो यहाँ पर ऐसे बेसिकली कोई भी डेंजर नहीं होता। बस तुम कुछ लोगों को कैनन फॉडर की तरह एक्ट कराने के लिए ले भी आते हो तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर वो अपना वही नेकलेस निकालता है जो उसे रूइन में रिवॉर्ड के तौर पर मिला था और वो कहता है कि मेरे अभी के एट्रीब्यूट्स के साथ अगर मैं इन ट्रैप्स में एक भी बार फंसा तो मैं तो बेसिकली मर ही जाऊंगा, पर किस्मत से मेरे पास ये है। इस नेकलेस की सारी इंफॉर्मेशन हमने लास्ट एपिसोड में देख ली थी, बस एमसी इसी नेकलेस के यूनिक इफेक्ट का इस्तेमाल करने वाला है। देन वो अपने नेकलेस को आगे करता है और उसके अंदर से एक सिल्वर टीयर का डिवोटी फॉलोवर को समन कर लेता है। जैसे ही वो फॉलोवर समन होता है, एमसी उसको अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है कि जाओ जाके आगे की चीजों को स्काउट करो। ऑर्डर मिलते ही इसका फॉलोवर बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लगता है और हमारा शैडो इसके पीछे हाथ बांध के चल रहा होता है और वो कहता है अगर तुम्हारे पास एक चमचा है जो तुम्हारे आगे चल के अच्छे से सिचुएशन को स्काउट कर रहा होता है तो यहाँ एक्सप्लोर करना बहुत आसान हो जाता है, पर फिर भी यहाँ पर डेंजर का थोड़ा बहुत चांस तो है। ऐसी बात है तो मुझे अपनी पैसिव डॉज स्किल को इवॉल्व करना चाहिए जितना हो सके उतना। फिर वो अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है जहां वो 4 बार अपनी घोस्ट शैडो ब्लड स्किल को इवॉल्व करता है, जिसके लिए उसे पहली बार में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3 और चौथी में 5 इवोल्यूशन पॉइंट्स लगते हैं। अब उसके पास 24 इवोल्यूशन पॉइंट्स ही बचे हैं। अब उसकी घोस्ट शैडो ब्लड स्किल एपिक टियर तक पहुंच चुकी है और पहले जहां ये स्किल 15% डॉच रेट देती थी वही अब ये स्किल 75% डॉच रेट देती है और एक बार ये पैसिव स्किल एक्टिवेट हो जाए तो हर डैमेज से इम्यूनिटी भी देती है। एमसी इसे पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो आता है और वो कहता है 75% डॉच रेट, ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अब मेरे बचे कुछ इवोल्यूशन पॉइंट्स बस इंस्टेंट शैडो स्लैश को एपिक टियर तक इवॉल्व करने के लिए ही काफी होंगे। वो इसके लिए 13 इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और अब उसके पास सिर्फ 11 ही इवोल्यूशन पॉइंट्स बचे हैं। उसकी इंस्टेंट शैडो स्लैश डायमंड से अब एपिक टियर तक पहुंच चुकी है। पहले जहां वो फ्लैश करके 27 मीटर तक जाता था अब वो 30 मीटर तक जा सकता है और पहले जहां वो इनविजिबिलिटी 9 सेकंड की थी अब वो 12 सेकंड की हो चुकी है। पहले जहां वो रास्ते में आने वाले सारे ही एनिमीज के ऊपर 7 स्लेसेस मारता था अब वो 9 स्लेसेस मारेगा। इसका कूलडाउन अब भी 12 सेकंड का ही है और इसकी स्लेश की चौड़ाई पूरे 4.1 मीटर की थी अब वो 5 मीटर की हो चुकी है और हर स्लेश 300 से 400 का एडिशनल डैमेज करेगा। ये रिजल्ट को देख के एमसी बहुत खुश से आता है और फिर वो कहता है कि एपिक से लेजेंडरी टियर तक पहुंचने के लिए 10 गुना ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए होते हैं और जितनी हाई किसी आइटम की टियर होती है उसकी कॉस्ट भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है इवॉल्व करने के लिए। फिर वो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता है कि जैसे उसे एक एपिक टियर की स्किल बुक मिलती है, ये तो पहले से ही एपिक टियर की है, एमसी ने एक भी इवोल्यूशन पॉइंट इसके लिए यूज नहीं किया है और किसी भी चीज को शुरुआती दौर पर इवॉल्व करने के लिए उसे कम
इवोल्यूशन पॉइंट लगते हैं और एमसी ने तो पहली बार ही इवॉल्व करेगा तो उसे सिर्फ एक ही इवोल्यूशन पॉइंट लगेगा, पर चूंकि ये लेजेंडरी टीयर में इवॉल्व होगी तो उसे 10 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा और एक का 10 गुना मतलब कि 10, मतलब मुझे 10 इवोल्यूशन पॉइंट पे करने पड़ेंगे। पर इसका मतलब ये भी है कि अगर मुझे एक एपिक टीयर की स्किल बुक मिल जाती है तो मैं इसे और भी तेजी से इवॉल्व कर पाऊंगा लेजेंडरी टीयर में, मिथिकल टीयर में, इवन एंशिएंट टीयर और इमोर्टल टीयर में भी। फिर वो कहता है कि अब मेरे पास बस 11 ही इवोल्यूशन पॉइंट्स बचे हैं, इससे मैं बस अपनी शुरुआती स्किल शैडो स्नीक को ही इवॉल्व कर सकता हूँ और वो ऐसा कर भी देता है। वो शैडो स्नीक को 2 बार इवॉल्व करता है, पहली बार में 3, दूसरी बार में 5 इवोल्यूशन पॉइंट्स यूज हो जाते हैं और अब उसके पास सिर्फ 3 ही इवोल्यूशन पॉइंट्स बचे हैं। उसकी शुरुआती स्किल शैडो स्नीक सिल्वर से गोल्ड होते हुए प्लेटिनम तक पहुंच चुकी है। पहले जहां वो सिर्फ स्टेल्थ में 16 सेकंड तक रहता था, अब वही वो 24 सेकंड तक रह सकता है। स्टेल्थ ब्रेक करके पहले 90 का एडिशनल डैमेज पड़ता था, अब वही वो 150 का एडिशनल डैमेज पड़ेगा। कूलडाउन पहले 26 का था, अब बस 22 सेकंड का ही बचा है। ये देख के अब शैडो कहता है कि मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जिससे मेरी कूलडाउन स्पीड 35% से कम हो जाती है, कि मतलब इसका फाइनल कूलडाउन सिर्फ 16 सेकंड का ही है, पर ये कूलडाउन अब भी बहुत ज्यादा है और स्टेल्थ ब्रेक करके जो अटैक पड़ता है वो भी बहुत कम है। मुझे इस स्किल को किसी और स्किल से बदलना पड़ेगा। इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद शैडो सामने देखता है, वहीं पर ही उसका फॉलोअर जाके एक किसी टाइल के ऊपर चढ़ गया था जिसकी वजह से एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया था। जैसे ही वो फॉलोअर उस टाइल पे चढ़ा था उसी टाइम पे एक जायंट बोल्डर आके सीधे ही उसके ऊपर ही गिर जाता है। शैडो के फॉलोअर की तो उसकी आंखों के सामने ही चटनी बन जाती है, पर इसके बावजूद वो तो बिल्कुल भी हरकत नहीं करता, वो सामने ही खड़े खड़े देखते रह जाता है। उसके सामने उसका फॉलोअर लाइफ स्पैन में डिसॉल्व होने लगता है, पर शैडो बिना किसी इमोशंस के कहता है कि मेरा समन मर गया, चलो अब मैं कूलडाउन के खत्म होने का इंतजार करूंगा, फिर इसे फिर से समन कर लूंगा। ये मैच बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेंजरस है, मैं इसे धीरे धीरे करके एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अब मैं बस ये आशा कर सकता हूँ कि जब समय आए तो मुझे इससे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिले। फिर हमारा सीन चेंज होकर इसी टेम्पल की ऊपर वाली लेयर में आ जाता है जहाँ से अपना एमसी पहले ही गुजर के आ चुका है। एक खाली रास्ते से एक शील्ड वॉरियर और एक बच्चा सामने आसपास झांकने लगता है। वो आसपास देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। कुछ ना मिलने पर शील्ड वॉरियर पीछे अपने कैप्टन की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि कैप्टन, मैं सामने से कंफर्म कर सकता हूँ कि वो दोनों मॉन्स्टर्स डिसअपियर हो चुके हैं। तो उसकी कैप्टन, जिनका नाम शायद से ग्रे है, वो कहती है क्या ये कैसे हो सकता है। फिर ये तीनों उसी रूम के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और आसपास देखते हुए ग्रे कहती है हमारी लाइफ स्पैन भी यहाँ से गायब हो चुकी है, किसी ने लगता है उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार दिया और हमारी लाइफ स्पैन भी ले ली, पर ये हो कौन सकता है। तो शील्ड वॉरियर कहता है कि अभी के टाइम पे सिर्फ एक्सपर्ट शैडो ही 2 सिल्वर टीयर के बॉस मॉन्स्टर्स को एक साथ मार सकते हैं। तो बच्चा कहता है कि एक्सपर्ट शैडो सच में यहाँ पर आए थे, तो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ स्पैन जो ड्रॉप हुई थी वो भी उन्होंने ही ली है, एटलीस्ट देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। पर यहाँ एक चीज भी अच्छी है कि हमें यहाँ दोबारा नहीं मरना पड़ेगा उन बॉस मॉन्स्टर के हाथों। अब ये सब सुन के मिस ग्रे सोच में पड़ जाती हैं और वो सोचते सोचते ये सोचती हैं कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने एक पर्सन को जरूर देखा था और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर्स से कुछ बातचीत कर रहा है। तो क्या वो शैडो था? क्या ये हो सकता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो बॉसेस को भी अपने वश में कर सकता है? ये तो कितनी अनकॉम्प्रिहेंसिबल स्किल है, इसकी पावर तो सच में कितनी ज्यादा खतरनाक है। फिर हमारा सीन चेंज होके फिर से एमसी की तरफ आ जाता है जहां पर उसका फॉलोअर फिर से एक ट्रैप में फंस चुका है। बहुत सारे तीर उसके आर पार हो जाते हैं, पूरी टनल में उसकी चीखें गूंजने लगती हैं और अपना एमसी यहाँ ये देख के कहता है मैं यहाँ 3 से 4 घंटों से घूमता ही जा रहा हूँ और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस भूल भुलैया का अंत जल्दी आने वाला है। अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस से सोचूं तो अगर कोई इस रूइन को एक्सप्लोर करने के लिए इंसानी जिंदगियों का इस्तेमाल करे तो कम से कम यहाँ 100 लोगों की जान तो जाएगी ही। देन वो फिर से अपने फॉलोअर को समन करता है और उससे फिर से आगे बढ़ के एक्सप्लोर करने का ऑर्डर देता है। और अब हमारा सीन थोड़ा सा आगे जाता है जहाँ वो फॉलोअर एक अजीब सी टूटी फूटी जगह पर चल रहा है, अपना एमसी पीछे से आ रहा है, पर अब सामने एक बंद दरवाजा आ चुका है। जहां आते ही एमसी से कहता है कि जाओ जाके उस दरवाजे को ओपन करो। तो ये भी करते हुए उस दरवाजे के पास जाता है, पर जब वो सामने जाके इस गेट को धक्का देता है वो अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद भी उस गेट को खोल नहीं पाता। जो देख के अपना एमसी कहता है ये तो कितनी अजीब बात है, ये खुल ही नहीं रहा। फिर वो अपने पास जाके इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर जब वो गेट अपने एमसी की एनर्जी को डिटेक्ट करता है वो तुरंत ही खुलने लग जाता है। उस गेट के खुलने पर उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी और धुंध बाहर आने लगती है, जो देख के अपना शैडो भी कंफ्यूज हो जाता है। सामने जब वो देखता है तो वहां से भी बहुत ज्यादा सक्शन फोर्स निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो एनर्जी उसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। जो देख के अपना एमसी पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर वो अंदर ही जाने का डिसाइड कर लेता है। फिर हमारा सीन अंदर की तरफ आ जाता है और अंदर तो बिल्कुल अलग ही दुनिया सी बसी हुई थी, जहाँ शैडो पहले एक अंडरग्राउंड भूल भुलैया में था, पर यहाँ तो पूरे चमचमाते हुए तारों से लदा हुआ एक खुला आसमान था। और यहाँ की जगह देखने से लग रही थी कि यहाँ कोई फैक्ट्री है, पर रियलिटी में ये किसी तरह का रिचुअल वाली जगह थी। यहाँ पर एक बड़ी सी पीले कलर की ट्रेजर चेस्ट भी थी, जिसके बगल में एक प्रीस्ट के कपड़े पहने एक औरत भी खड़ी हुई थी। एमसी अंदर आता है और उसकी पहली नजर जाती है सीधा को सीधा उसी बड़ी सी ट्रेजर चेस्ट के ऊपर। जो देख के वो सोचता है कि ये ट्रेजर चेस्ट तो बहुत सारी नुकीली
बेलों से लॉक हो रखी है और यहाँ इसके बगल में ये औरत, ये एक एनपीसी है। वो जब इसकी इंफॉर्मेशन चेक करने की कोशिश करता है तो इस वुमेन की इंफॉर्मेशन की स्टेटस विंडो में पूरी जगह पे क्वेश्चन मार्क ही भरा हुआ था, जो देख के वो सोचता है क्या इसकी इंफॉर्मेशन तो पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क है। दोनों जिंदगियों में ये मेरा भी पहली बार है कि मैं इतने मिस्टीरियस एनपीसी से मिल रहा हूँ। यहाँ जब वो इनफ इसके क्लोज आ जाता है तो ये प्रीस्ट कुछ तो अजीब से शब्दों में इससे कुछ कहती है और अपना सेंटेंस पूरा करने के बाद वो बिल्कुल चुप हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी लाइफ फोर्स में डिसॉल्व होकर आसमान में ही मिलने लग जाती है और देखते ही देखते वो लाइट में ही कन्वर्ट होकर हवा में मिल जाती है। जो देख के अपना एमसी कहता है क्या ये गायब सी हो गई, और यहाँ ये ट्रेजर चेस्ट पे जो इतनी सारी नुकीली बेलें थी वो भी गायब हो रही हैं। और वो सामने देखता है वहाँ यही हो रहा था। वो ट्रेजर चेस्ट धीरे धीरे करके ग्लो करने लगती है जिससे उसकी सारी बेलें लाइफ फोर्स में डिसॉल्व होकर हवा में मिलने लगती हैं। यहाँ ये देख के शैडो कहता है भले ही मैं उस मिस्टीरियस वुमेन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा पाया, पर ये चीज तो बिल्कुल कंफर्म है, वो जरूर मेरी आई ऑफ जजमेंट से कुछ तो रिलेटेड है। फिर थोड़ी देर में ये चेस्ट से सारी बेलें गायब हो जाती हैं और ये चेस्ट गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है। और अपना एमसी देख के कहता है कि इस चेस्ट के अंदर से गोल्डन ग्लो निकल रहा है, मतलब कि इसके अंदर कुछ एपिक टियर की आइटम्स तो जरूर हैं, पर फिर भी मुझे अब भी सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ अब भी एक चांस है कि इसके अंदर से मेरा सामना एक मिमिक या किसी ट्रैप से हो जाए। तो अब वो अपने डिवोटी फॉलोअर को बाहर निकालता है और अपनी चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जाओ जाके उस चेस्ट को ओपन करो। तो ये फॉलोअर भी वो करते हुए एकदम पागलों की तरह जाता है, उस चेस्ट के ढक्कन को उठा के फेंकने लगता है। उस चेस्ट का ढक्कन उड़ता हुआ दूर जाने लगता है, पर उस चेस्ट के अंदर से बहुत ही जोर से गोल्डन कलर की लाइट निकलने लगती है। जो देख के अपना एमसी यहाँ ये कहता है ये तो एक स्किल बुक है, ये असैसिन्स के लिए गॉडली टियर की स्किल है क्योंकि इसके अंदर एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के इफेक्ट्स हैं। और हाँ, ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, मैं आउटरो रिकॉर्ड करना भूल गया तो यहाँ कंप्यूटर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। वैसे तुम लोग बताओ क्या ये कंप्यूटर की आवाज तुम लोगों को सही लग रही है? अगर तुम लोगों को सही लगे तो मैं इसी से रिकॉर्ड करके डाल दूं। अभी रिकॉर्डिंग करते टाइम पे तो मुझे सुनने में उतनी ज्यादा कुछ खास नहीं लग रही है, क्या पता यूट्यूब पर डालने के बाद कुछ ज्यादा थोड़ी सी नॉर्मल लगने लग जाए। पर हाँ, अभी ये चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं और जैसे नया चैप्टर आएगा तो वैसे को वैसे ही मैं डाल दूंगा। और मेरी पुरानी सीरीज पे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, वो सीरीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी है और आगे चलने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि वो और भी ज्यादा अच्छी होने वाली है। ये वीडियो पहले ही नंबर पे तुम लोगों को दिख रहा होगा, तो क्लिक करके देखना चाहो तो देख सकते हो, सच में अच्छी सीरीज है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगले वीडियो का इंतजार करो। तब तक के लिए बाय।